गुड मॉर्निंग बेटा। आज एक नया टॉपिक और हम सीखेंगे और इस टॉपिक का नाम है प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्लाज्मोलिसिस एक नया टॉपिक है जो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस से पहले आप टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जान चुके हो, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक, आइसोटॉनिक। उन्हीं सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक प्लाज्मोलिसिस सीखेंगे। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस का डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसकी डिफिनीशन और इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पर मैंने एक सेल ड्रॉ की है। इस सेल का नाम है प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सेल वॉल दिखा रखी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रखी है और यहाँ पर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म अंदर दिखा रखा है। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने बीकर में हाइपरटॉनिक सोल्यूशन लिया है। हाइपरटॉनिक सोल्यूशन लिया है। ठीक है, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन की मीनिंग आप पहले जान चुके हैं। अब मैंने क्या किया, इस प्लांट सेल को हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में रख दिया। ठीक, कुछ समय के बाद यही प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इस तरीके से सेल वॉल को छोड़ देगा। ठीक है, और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो एक स्पेस है, गैप है, ये स्पेस हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन से भर जाता है बेटा। ठीक है, ये स्पेस हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन से भर जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर का जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, ये अब अगर वाटर पार्ट साइटोप्लाज्म से बाहर मूव कर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ देगी और ये श्रिंक हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब जो ये सेल मुझे मिली है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद, इस सेल का नाम हम क्या देंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। ठीक, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, PLASMOLYSIS, प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने प्लांट सेल दिया जिसमें सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। प्लांट सेल को जब भी मैंने हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखा तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म से वाटर बाहर की तरफ मूव किया ऑस्मोसिस के थ्रू। और यहाँ पर जो ऑस्मोसिस चल रहा है बेटा, कौन सा चल रहा है? एक्स ऑस्मोसिस चल रहा है, क्योंकि सेल के अंदर से वाटर बाहर आ रहा है। ठीक है, अब एक ऑस्मोसिस के थ्रू क्या है, ये सेल जो है कुछ इस कंडीशन में बन गई जिसमें साइटोप्लाज्म श्रिंक कर गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, सेल वॉल को छोड़ दिया। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप जो है, इसमें हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन भर गया। ठीक है, अब इस सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल का नाम देंगे और इस पूरे प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे बेटा। ठीक, प्लाज्मोलिसिस कब होता है? जब एक्स ऑस्मोसिस होता है। कब होता है? जब एक्स ऑस्मोसिस होता है। एक्स ऑस्मोसिस की मीनिंग वाटर पार्ट साइटोप्लाज्म से बाहर चला आता है। ठीक है, दूसरे भाषा में देखिए बेटा, जैसे कि सेल का जो इन्वायरमेंट है, सेल के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, हाइपरटॉनिक है, जिसके कारण सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म से वाटर बाहर की तरफ मूव कर गया ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस का एक पार्ट है एक्स ऑस्मोसिस और दूसरा पार्ट है इंड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर साइटोप्लाज्म से बाहर आया और साइटोप्लाज्म लूज हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सेल वॉल को छोड़ दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्लांट सेल के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटॉनिक है। हाइपरटॉनिक है। ठीक, सेम उसी तरीके से जैसे कि हम लोगों का इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं,
अगर इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे कि विंटर सीजन में, तो जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारी बॉडी से टेम्परेचर खींचना शुरू कर देता है। और जब हमारी बॉडी से टेम्परेचर खींचता है तो हमारी बॉडी का जो हीट है, गर्मी है, उसका लॉस होता है और इसी के कारण हमको क्या, जाड़ा महसूस होता है। ठीक, और इसका उल्टा कब होता है, विंटर सीजन में बाहर का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उस टेम्परेचर को हमारी बॉडी खींचना शुरू करती है, उसका उल्टा होता है, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। ठीक है, समर सीजन में उसका विंटर सीजन का उल्टा होता है। ठीक है बेटा, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर सेल का जो इन्वायरमेंट है हाइपरटॉनिक है, जिसके कारण सेल ने साइटोप्लाज्म से वाटर को बाहर लूज कर दिया और साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ श्रिंक कर गया। ठीक है, अब इस साइट, इसको जो श्रिंक्ड पार्ट है इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे या तो हम प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। अब देखिए बेटा, सेल वॉल तो उतनी ही बड़ी है, वो श्रिंक नहीं हुई है, बट प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर गया। सेल वॉल को छोड़ दीजिए, उसके बाद प्लांट सेल का जितना भी पार्ट बचता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट देखिए सिकुड़ गया बेटा। ठीक, अब ये प्लाज्मोलिसिस हो गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। ठीक, तो ये प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस हो गया। ठीक, और ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गई। और प्लाज्मोलिसिस क्यों हुआ, एक्स ऑस्मोसिस के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, एक्स ऑस्मोसिस के कारण हुआ। ठीक, अब एक और प्रोसेस देख लीजिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। ठीक है, एक और प्रोसेस देख लीजिए बेटा। देखिए यहां पर प्लाज्मोलिसिस को मैं इरेज करता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं डी प्लाज्मोलिसिस। डी प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस को साइटोलिसिस भी बोलते बेटा, इसका दूसरा नाम भी है साइटोलिसिस। डी प्लाज्मोलिसिस या साइटोलिसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एरो हम उल्टा करते, कितना बदलते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। एरो उल्टा कर देते हैं थोड़ा। देखिए ये मैंने एरो उल्टा कर दिया। ठीक है, इधर से इधर की ओर एरो अब लगा दिया है। ये भी एरो मैंने उल्टा कर दिया, ये भी मैंने उल्टा एरो लगा दिया है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो मैंने हाइपरटॉनिक सोल्यूशन लिया है इसको भी मैंने बदल दिया, ये मैंने हाइपोटॉनिक सोल्यूशन कर दिया। ठीक, अब देखिए, अब ये हाइपोटॉनिक सोल्यूशन है और ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। ठीक, और ये सेल नॉर्मल सेल है। ठीक है, डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे अब। देखिए बेटा, अब क्या करेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में रखेंगे। प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में रखेंगे। ठीक, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में रखने के बाद क्या होगा, बाहर वाटर कंसंट्रेशन यानी कि सेल का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटॉनिक सोल्यूशन है, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर सेल के अंदर मूव करेगा और जो श्रिंक्ड साइटोप्लाज्म है ये फिर से कंप्लीट कर लेगा अपने को, और अब ये सेल जो है नॉर्मल सेल हो जाएगी। ठीक है, तो कब मिली ये मुझे, प्लाज्मोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस हुआ। प्लाज्मोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस हुआ जिसको हम बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस, और डी प्लाज्मोलिसिस के थ्रू प्लाज्मोलाइज्ड सेल डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल में या नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो गई बेटा। ठीक है, उम्मीद है कि डी प्लाज्मोलिसिस भी आपको समझ में आ गया होगा। डी प्लाज्मोलिसिस में मैंने क्या किया है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को फिर से हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में रखा है और मुझे ये सेल नॉर्मल सेल मिल गई। ठीक, चलिए ये तो हो गया डी प्लाज्मोलिसिस। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आप क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखिए जो किशमिश है, ठीक, किशमिश को आप कंसीडर करिए श्रिंक्ड
सेल यानी कि प्लाज्मोलाइज सेल, क्योंकि किशमिश में भी सेल है बेटा, ठीक है। और उसको आप क्या करेंगे, वाटर में रखेंगे, ठीक। और वाटर में जब रखेंगे तो क्या होगा, वही श्रिंक्ड किशमिश जो है उसमें वाटर मूव कर जाता है बाहर से, और वो ग्रेप जैसा शेप ले लेता है, ठीक है, अंगूर जैसा शेप ले लेता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है, फ्लैट हो जाता है, ठीक। तो ये क्या है, सिमिलर इसी तरीके से डीप्लाज्मोलिसिस जैसा है, ठीक। अब उसकी अगर फिर से प्लाज्मोलिसिस कराना चाहते हैं, उस ग्रेप जैसा जो किशमिश मिला है उसको आप क्या करेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे। यानी कि आप शुगर का सोल्यूशन, गाढ़ा सोल्यूशन बना लीजिए और उसमें फिर से उस ग्रेप जैसे जो किशमिश बना है पानी में रखने के बाद उसको आप शुगर सोल्यूशन में रख दीजिए, वो फिर से किशमिश बन जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर आपने उसको इन्वायरमेंट कैसा दिया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का दिया। अब उस ग्रेप जैसे किशमिश से वाटर बाहर आ जाएगा और वो किशमिश फिर जो ग्रेप जैसी थी वो फिर से श्रिंक्ड कर जाएगी, जैसी पहले थी वैसे हो जाएगी, ठीक। तो ये बेटा प्लाज्मोलिसिस है, ठीक। अब देखिए डीप्लाज्मोलिसिस में इंडास्मोसिस हुआ है। इंडास्मोसिस का मतलब बाहर से वाटर का पार्ट सेल के अंदर मूव किया है, इंडास्मोसिस। और प्लाज्मोलिसिस में एक्सास्मोसिस हुआ था बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलाइज सेल, डीप्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलाइज सेल, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा। प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन देखिए बेटा क्या है, इट इज ए, प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन लिख रहा हूं, प्लाज्मोलिसिस, इट इज ए प्रोसेस in which cell lose water in hypertonic solution, hypertonic solution, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्सऑस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस अकर, एक्सऑस्मोसिस अकर, ठीक है। एक्सऑस्मोसिस मीन्स, एक्सऑस्मोसिस मीन्स water moves from cell to outer environment, आउटर इन्वायरमेंट के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए बेटा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मूव कर गया, उसी को हम आउटर एनवायरनमेंट बोलेंगे। एक्सऑस्मोसिस हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, और अगले पॉइंट लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगले पॉइंट आप लिख लीजिए। अगला, ड्यूरिंग प्लाज्म, आफ्टर प्लाज्मोलिसिस, सॉरी बेटा, आफ्टर प्लाज्मोलिसिस सेल साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म moves away from cell wall, फ्रॉम सेल वॉल, ठीक है। अभी आपने देखा था कि सेल वॉल को साइटोप्लाज्म ने छोड़ दिया और सिंक कर गया, सेल वॉल एंड
गेट श्रिंक्ड, श्रिंक्ड, श्रिंक्ड। ठीक है, ये अगला पॉइंट है। ठीक, अब ध्यान दीजिए बेटा, और कुछ बातें मैं आपको प्लाज्मोलिसिस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, और डी प्लाज्मोलिसिस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने प्लाज्मोलिसिस आपको बता दिया है। ठीक, अच्छा एक और पॉइंट लिख लीजिए, आफ्टर प्लाज्मोलिसिस, आफ्टर प्लाज्मोलिसिस सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए और कुछ बातें सीख लीजिए। ठीक है, दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं और उनको केवल बताना रहता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देखिए बेटा, जो आपकी बाइसिकल है, जो आपकी बाइक है, कार है, इसमें हम अगर व्हील की बात करें तो वहां पर टायर लगा होता है और अंदर ट्यूब लगा होता है। ठीक, आपकी बाइसिकल में भी होता है, बाइक में भी होता है। ठीक है, ट्यूब में हवा भरते हैं तो ट्यूब जो है फ्लैट होती है और टायर को पुश करती है बाहर की तरफ, या हम ऐसे कह सकते हैं टायर में जाकर के अपने को पुश कर देती है, अगेंस्ट टायर अपने को पुश कर देती है। ठीक, और जब हवा निकल जाती, कभी कभी पंक्चर हो जाता है टायर, ठीक, तो ट्यूब से हवा बाहर आ जाता है। अब ट्यूब क्या करता है, टायर को छोड़ देता है, सिकुड़ जाता है। ठीक, तो टायर का तो शेप मेंटेन रहता है, जब उसके ऊपर बाहर से प्रेशर पड़ता है तब भले ही वो अपना शेप जो है थोड़ा लूज करे, लेकिन जो अंदर ट्यूब है उसका शेप मेंटेन नहीं रहता है। ठीक है, जैसे बाइसिकल में आप देखिए टायर जैसा है वैसा ही शेप लेके रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो ट्यूब है, जैसे हवा बाहर आती है वो अपना शेप छोड़ देता है। जैसे बलून है, बलून में से हवा निकल जाए, देखिए उसका शेप जो है घट जाएगा। ठीक, तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर प्लांट सेल के केस में समझिए कि जो सेल वॉल है वो टायर की तरह समझिए, सेल वॉल का शेप लगभग वही रहता है। जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो भले ही वो थोड़ा सिकुड़ जाए, ठीक, लेकिन अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के साथ है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल वॉल को छोड़ देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्यूब समझ लीजिए, अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको एयर समझ लीजिए। अगर हम टायर ट्यूब का एग्जांपल लेते हैं तो ये भी नेचर में एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा समझ लीजिए, जब प्लांट सेल में एंडास्मोसिस होता है तो वाटर बाहर से सेल में जाता है, जिसके कारण सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या है, ए प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय लिपिड ऑफ सेल साइटोप्लाज्म ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर से सुनिए, जैसे प्लांट सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे ही प्लांट सेल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बाहर से, ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर से रिसीव किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, टर्गिडिटी बढ़ जाती है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे अंदर से साइटोप्लाज्म की तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स पड़ना शुरू होता है। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये सेल है और वाटर अगर मूव किया तो इसके अंदर वाटर क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स डालना शुरू करता है। ठीक है, जैसे बलून में एयर फिल करते हैं तो बलून की जो वॉल लेयर है, अंदर से एयर जो है वॉल लेयर पर फोर्स डालती है, जिससे बलून जो है फ्लैट हो जाता है। ठीक है, अब सुनिए, अगर प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर मेंटेन है बेटा, तो प्लांट सेल जो है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा, और अगर ऑस्मोसिस हो जाता है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाता है समर सीजन में, तो प्लांट सेल के अंदर टर्गर प्रेशर डाउन हो जाता है। और जैसे ही प्लांट सेल के अंदर टर्गर प्रेशर डाउन होता है तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो थोड़ा लूज कर जाती है,
थोड़ा, जैसे मैंने बताया ना, टायर का शेप तो मेंटेन रखता है, लेकिन बाहर से अगर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, उसका शेप थोड़ा लूज होता है। अब तो प्लांट क्या करेगा, इस ऑस्मोसिस के कारण प्लांट, जैसे प्लाज्मोलिसिस, अगर प्लांट के अंदर प्लाज्मोलिसिस हो गया तो सेल क्या होगा, सिकुड़ जाएगी थोड़ा बहुत। अब प्लांट क्या है, समर सीजन में प्लांट अपने को यूं झुका लेता है, दोपहर में आप देखिए यूं झुका लेता है, ठीक है। इस कंडीशन को विल्ट बोलते हैं, WILT, विल्टिंग, WILTING, विल्टिंग कंडीशन बोलते हैं प्लांट की, जिसमें प्लांट जो है मुरझाना बोलते हैं हिंदी में, मुरझा जाता है यूं, ठीक है। और समर सीजन में दोपहर में आप विल्टिंग देखते हो, और इवनिंग टाइम में जैसे जैसे शाम होता है फ्लावर पॉट्स में लोग पानी डालते हैं, पौधा फिर स्ट्रेट हो जाता है। अब क्या होता है प्लांट में, प्लांट के अंदर जो सेल हैं वो फिर से अपने को प्लाज्मोलाइड से डीप्लाज्मोलाइड में कन्वर्ट कर ली। दोपहर में प्लाज्मोलिसिस हुआ होगा और इवनिंग टाइम में क्या है, डीप्लाज्मोलिसिस हो गया और प्लांट स्ट्रेट हो गया होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको प्लाज्मोलिसिस समझ में आ गया होगा, प्लाज्मोलाइड सेल समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्यों हुआ, एक ऑस्मोसिस के कारण हुआ, ठीक है। और अब अगली डिफिनीशन लिख लीजिए डीप्लाज्मोलिसिस की। डीप्लाज्मोलिसिस, अगली डिफिनीशन डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है, क्या है, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस का उल्टा है, ठीक है, इन विच प्लाज्मोलाइज्ड सेल receive water from hypotonic solution due to endosmosis, ठीक है, and गेट फ्लैट हो जाती है। अब फ्लैट सेल को क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे बेटा, ठीक है, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे, ठीक है। ये डीप्लाज्मोलिसिस है, जो प्लाज्मोलिसिस का रिवर्स चलता है, उल्टा होता है। हाइपोटोनिक में जैसे ही हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल को रखते हैं तो वहां पर क्या चलता है, इंडास्मोसिस चलता है, और इंडास्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर क्या है, बाहर से वाटर मूव कर जाता है, और सेल का जो साइटोप्लाज्म जो श्रिंक हो गया था प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर, वो फिर से अपने को फ्लैट करता है और मेंटेन हो जाती है सेल, ठीक है बेटा। तो प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, ये इतने टॉपिक आपके क्लियर हो